Hello student, good morning. Welcome to today online computer class by Adarsh Balniketan Senior Secondary School. Today we will discuss chapter number 7 क्योंकि रिवीजन चल रहा है अपना और आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं हाव भाव, जिसको देख के हमें पता लग जाता है ये चीजें। जैसे कि आप किसी स्टूडेंट को जानते हो और आप उसको देखते हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये तो मेरा जानकार है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सप्रेशन। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को देख के हम ये पता लगा सकते हैं, यानी उसको फॉर्मेट को देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन एंड टाइप्स एंड एक्सप्रेशंस। कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, कांस्टेंट एक्सप्रेशन में आप कोई भी एक जिसकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि a, यहां पर a इक्वल ये, तो ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। अब हमें पता है कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कहां पे स्टोर हो जाएगा? a के अंदर। तो ये क्या है? अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यानी प्लस है, प्लस का साइन किस में आता है? अर्थमेटिक में, तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो क्या हो गया आपका? कांस्टेंट एक्सप्रेशन। बस आपको देख के अगर आता है कि यहां पर लिखो, आप कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जैसे अगर ये मत लिख देना यहां पर, जैसे अगर ये आप मैं बोलूं कि पाई का मान भी लिख सकते हो आप, तो ये भी हो सकता है पाई इक्वल 20, बट ये यहां पे रॉन्ग है कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर में आपको साइन ही नहीं मिलेगा कहीं पर, तो इसके लिए आपको ऐसे लिखना पाई, PIE पाई और इक्वल 22/7, इस तरीके से लिखेंगे। यानी एक ही सीरीज में प्रोफेशनल और एक लीनियर, ये एक लीनियर वे, तो आप लीनियर वे में लिखेंगे, ये यूज नहीं करना है। तो ये एक कांस्टेंट है बट ये नहीं है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में, ये कंप्यूटर में यूज होता है। तो ये आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसके बाद में बात करते हैं इंटीग्रल एक्सप्रेशन। तो इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्या होता है? जो आपकी मैथमेटिक्स इंटीग्रल, कोई भी जैसे गुणा भाग हो रहा है, जोड़ भाग, ये सब क्या है? इंटीग्रल एक्सप्रेशन है। तो इंटीग्रल में जैसे यहां पर मैं कोई भी वेरिएबल का यूज करता हूं, कांस्टेंट के बाद में यहां पे लिखता हूं AB। अब AB लिखा, यहां पे कोई नंबर तो नहीं है ना। अब पहले वाले में तो फिक्स था 10 to 20, यानी इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, 30 है, और आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करने के बाद में स्टोर होगी, तो कांस्टेंट। और यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, यहां पे क्या है? A और B है। तो A और B की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ये फिक्स थोड़ी कि 10 ही होगा या फिर 20 ही होगा, ये फिक्स नहीं है ना। तो यहां पे जब कोई वेरिएबल का यूज करते हैं, दैट इज इंटीग्रल, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल का यूज करते हैं तो A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आता है फ्लोट एक्सप्रेशन। एक चीज और है इंटीग्रल में, ये भी हो सकता है जैसे कि x प्लस वाई और यहां पर जो वैल्यू है इंट। अब देखो x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे मैं यहां पे 5 लेता हूं, और जो y है इसकी जो वैल्यू है, जैसे मैं यहां पे 10.5 है और यहां पे इंटीजर लगा हुआ है, ये इस इंटीजर को आप यहां पे रखें इंटीजर और फिर y लिखें, तो क्या होगा? तो देखिए इस y की जो वैल्यू है, जैसे मैं आप लिखता हूं 10.5, अब 10.5 किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। अब ये 0.5 इसका मतलब क्या है? फ्लोट है, और मेरे को प्लस करना है इस 5 में, बीच में क्या आ गया? इंटीजर। अब ये 0.5 यहां से हट जाएगा, तो इसमें क्या प्लस होगा? 10 ही प्लस होगा, 0.5 प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये रिमूव हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट एक्सप्रेशन। तो फ्लोट एक्सप्रेशन ये है,
अगर पॉइंट में आ जाए, ये इंटीजर को हटा दो, यहाँ पे फ्लोट में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं, पीडीएफ में नहीं है, चलो करवा देंगे, जो नहीं है वो टिक लगा देना। जैसे x प्लस वाई और ये कोई वैल्यू है, और इससे पहले मैं लिखता हूं फ्लोट। ये एक एग्जाम्पल है, तो x की वैल्यू 10 और यहां पर है y की जो वैल्यू है वो भी 10 है, ठीक है। बट यहां बीच में क्या यूज कर रखा है हमने, 10 है, फ्लोट है। तो अब देखो 10 तो 10 है, फिर ये जो वैल्यू है इंटीजर की वैल्यू थी, लेकिन किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्लोट में। तो यहां पर आ जाएगा 10.0, तो आ जाएगा 20.0, यानी कि पॉइंट और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोट एक्सप्रेशन। फ्लोट के अंदर लिख लो, एक्सप्रेशन गिव फ्लोट टाइप रिजल्ट एक्सप्रेशन गिव लिखा ना, तो एक्सप्रेशन और गिव के बीच में दैट और लगा देना, एक्सप्रेशन दैट गिव फ्लोट टाइप रिजल्ट्स आफ्टर ऑल टाइप कन्वर्जन, आफ्टर ऑल टाइप कन्वर्जन कॉल्ड फ्लोट एक्सप्रेशन। अब हिंदी में बता देता हूं कि ऐसा एक्सप्रेशन जो हमें सभी कन्वर्जन के बाद फ्लोट के प्रकार का परिणाम देता है या फिर रिजल्ट देता है, फ्लोट एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है अभी जैसे कि a प्लस बी डिवाइड 5, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 प्लस फ्लोट का यूज करेंगे, फ्लोट 10, ये एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे 10 है, अब ये नहीं पता हमें, कोई भी हो सकता है, ऑल कन्वर्जन कोई भी कन्वर्जन है, बट ये इसमें जाएगा तो पहले इसमें फ्लोट आएगा, यानी ये 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में, आफ्टर दैट इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि जो एक्सप्रेशन दैट गिव फ्लोट रिजल्ट, हमें कोई भी एक्सप्रेशन जो फ्लोट रिजल्ट देता है, किसके बाद में, आफ्टर ऑल कन्वर्जन, किसी भी कन्वर्जन के बाद में हमें रिजल्ट अगर फ्लोट टाइप का मिलता है तो वो फ्लोट एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट है पॉइंटर एक्सप्रेशन। तो पॉइंटर एक्सप्रेशन हैज ए रिजल्ट एड्रेस वैल्यू, ठीक है, एड्रेस वैल्यू का रिजल्ट देता है। तो यहां पर जो एड्रेस है वो किस तरीके से हम करेंगे, जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल है, x एक नॉर्मल वेरिएबल है, तो इसका एड्रेस कहां पे स्टोर होगा, कोई भी पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, बस। रिलेशनल एक्सप्रेशन गिव बूलियन टाइप रिजल्ट, दैट एक्सप्रेशन गिव बूलियन टाइप एक्सप्रेशन। बूलियन टाइप क्या होता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, जैसे कि रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, तो यहां पे लिखा x ग्रेटर देन y, ये बूलियन टाइप है। तो यहां पर देखिए इफ, यहां पे लिखा मैंने इफ x लेस देन y, तो यहां पर ये तो क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है। तो ट्रू और जो फॉल्स का रिजल्ट देते हैं ना, वो होते हैं आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन भी वैसे ही इसी के टाइप के होते हैं, हमें रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में देते हैं, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं ये, ठीक है। द एक्सप्रेशन दैट जॉइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन, तो ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं दो और दो से ज्यादा रिलेशनशिप को, एंड रिटर्न बूलियन टाइप एक्सप्रेशन, ये ट्रू और फॉल्स, कोई भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है उसको बूलियन टाइप बोलते हैं, ये बूलियन टाइप का है। नेक्स्ट आपका बिट वाइज एक्सप्रेशन।
तो बिट वाइज एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हमें रिजल्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू बिट, यानी एक बिट के ऊपर काम करते हैं। देखो बाइट पे नहीं, बिट पर। हाँ हाँ, 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है। जैसे एक सिंगल ब्लॉक होता है, अब जैसे कोई भी एक कंप्यूटर है, वो किसी वैल्यू को, जैसे x की वैल्यू है 10 है, ठीक है, इस x पे आपको बिट ऑपरेशन करना है, इसकी बिट। अब इस 10 को इस x में कैसे स्टोर किया जाता है, ये बहुत ही इंटरनल बात है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, और वो आजकल के कंप्यूटर 32 बिट है, 64 बिट है, ये आ रहे हैं। अब बिट सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे आपको एक लोकल लैंग्वेज में बताऊं कि एक स्कूल है वो 8 बिट की है, एक स्कूल है वो 32 बिट की है, एक स्कूल है वो 64 बिट की है। मतलब एक गेट है, उस गेट में डेटा को आना, यानी कि स्टूडेंट आने के लिए 4 छोटे छोटे गेट बना रखे हैं। तो छुट्टी हो गई तो 4-4 बच्चे उस गेट के अंदर से जा रहे हैं, तो वो 4 बिट का कंप्यूटर। 8 बिट का मतलब उस स्कूल में 8 गेट है, तो एक साथ कितने बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं? 8 जा सकते हैं, आ सकते हैं। 16 है तो 16 बच्चे आ सकते हैं, 32 है तो 32 बच्चे एक साथ जा सकते हैं, और 64 है तो 64 बच्चे। एक मिनट रुको, तो बता रहा हूं। तो 64 बच्चे एक साथ जा सकते हैं। तो 64 बिट का जो कंप्यूटर है वो सबसे फास्ट होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही ये सिस्टम है। अब जीबी का सिस्टम बताता हूं। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ये 10 है, मान लीजिए x कोई वेरिएबल है, उस x वेरिएबल की वैल्यू 10 है, और हमें 8 बिट का कंप्यूटर यूज करें, यानी कि एक ऐसी स्कूल है जिसमें 8-8 बच्चे एक साथ आते हैं, बट इतने बच्चे हैं नहीं। इस 10 को 8 बिट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखो। 3 4 5 6 7 और 8, 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गए है ना। तो 8 बिट का कंप्यूटर है। अब यानी 8, यानी कि जो 8 स्टूडेंट्स हैं या फिर 8 बिट है वो एक साथ आ सकते हैं। अब इस 10 को कैसे स्टोर करेंगे, 10 को बाइनरी कोड में चेंज करो। अब 10 का बाइनरी होता है 1010। अब इस 1010 को यहां पे लिखो, क्योंकि इस 10 को तो कंप्यूटर समझता ही नहीं क्या है, ये तो 1010 की लैंग्वेज समझेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 0101। अब ये 4 खाली रह गए, 4 गेट तो खाली रह गए, तो उनमें क्या करेंगे, क्योंकि जो भी नंबर होता है उसके इस साइड क्या लगा देंगे, 00। अब ये गेट है, यानी कि ये मेमोरी है कंप्यूटर की, को डेटा आएगा ना तो इस तरीके से आएगा। 10 लिखेंगे ना तो वो उसके पास में इस तरीके, इस फॉर्मेट में उनके पास चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बिट के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। अब व्हाट इज बिट? अब बिट होती है एक सिंगल ब्लॉक को हम मेमोरी का एक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंप्यूटर मेमोरी कॉल्ड बिट। तो ये बिट है, एक सिंगल ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, बिट। ये 8 बिट का कंप्यूटर है। अब 8 बिट में 10 को इस तरीके से यूज करते हैं। अब यहां पर जो बिट वाइज ऑपरेशन एक्सप्रेशन होता है, देयर आर 2 टाइप, लेफ्ट बिट और लेफ्ट बिट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट बिट शिफ्ट ऑपरेटर, दो होते हैं इसमें। या तो एक बिट को लेफ्ट साइड करो या फिर एक बिट को राइट साइड करो। अब देखो, अगर मैं यहां पर करता हूं ए, इस x को 1, इसका मतलब क्या है, ये जो है, अब ये क्या कर रहा है, एक सिंगल बिट को, यहां पर 2 ऑपरेटर होते हैं, एक तो ये ऑपरेटर होता है, एक ये होता है, इसको तो बोलते हैं लेफ्ट ऑपरेटर और इसको बोलते हैं राइट। समझ गए? ठीक है, ये होता है हाँ ठीक है, ये होता है राइट। अब इसका राइट कौन सा है, इसका राइट है ये, और इसका लेफ्ट हो गया ये। ठीक है, अब हम कर रहे हैं लेफ्ट। यहां पर देखो 1 और ये x, यानी इस x की एक बिट को लेफ्ट करना है, तो
तो इसके लिए हमने ये ऑपरेटर किया। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, एक x की जो एक बिट को क्या करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा, समझ गए। अब इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, इसको एक सिंगल बिट को, चलो लेफ्ट साइड ये ना, तो इसको इधर ले आओ, इसको बाहर ले आओ, यानी इस जीरो को आउट कर दिया, ये खाली होगी ना। हाँ, तो ये जीरो कहां गया, यहां गया, बाहर आ गया, ठीक है। एक एक बाइट क्या कर रहे हैं, इनको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जीरो यहां आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये यहां आ गया, तो यानी 1 यहां पर आ गया। एक एक बिट शिफ्ट कर रहे हैं। फिर ये जीरो इधर आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये जीरो यहां पर आ गया, और ये जो जीरो था ये आ गया इधर। एक एक बिट लेफ्ट साइड हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब मैं करता हूं सी आउट x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो x क्या है, यहां पे क्या था, x की वैल्यू 10। अब देखो x की वैल्यू क्या है, जब एक बिट किसी वैल्यू को हम शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या चेंजमेंट आता है, तो देखिए क्या चेंजमेंट आता है। तो यहां से 1 0 1 0 0। अब ये एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, करते हैं चलो। 1 2 4 और 8 16 16 और 20। अब क्या है रिजल्ट यहां पे, 20। क्या है रिजल्ट, 20, ठीक है। अब 20 कैसे आया, क्यों आया, हाँ तो क्यों आया, देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सिर्फ एक बिट हम चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। देखो 10 से क्या हो गई, 20 हो गई, एक बिट से वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, अगर उसको लेफ्ट साइड हम शिफ्ट करते हैं तो। अब हम करते हैं इसको राइट साइड, राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये जो 1 है, जैसे पहले इसको ओरिजिनल में लेके आते हैं, ओरिजिनल क्या था इसका, ये था, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक शिफ्ट इधर लेके आते हैं, तो ये 1 कहां चला जाएगा, यहां पर, यानी कि ये हो जाएगा, जीरो हट जाएगा इसका आगे, और ये जीरो कहां चला जाएगा, इधर, और ये जीरो इधर आ जाएगा, तो 101 बच गया ना। अब इस 101 की वैल्यू क्या होती है, देखो 1 2 4 4 1 1 5। अगर हम ये करते हैं कि x x1 करते हैं अपन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x को सी आउट करते हैं तो वैल्यू आएगी 5। तो ये कह सकते हैं कि अगर एक शिफ्ट, एक बिट हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू आधी हो जाती है, यानी कि हाफ हो जाती है, 10 से क्या बचेगी, 5 हो जाती है। तो इस तरीके से हम बिट ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। देखो जो एक्सप्रेशन आपको ये पूछेगा बिट ऑपरेशन क्या होता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये करना है, ये लेफ्ट है, ये करना है, बस एक एक बिट आप 2 बिट कर सकते हो, 3 बिट कर सकते हो, मैंने आपको बताया इस तरीके से। हाँ अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है आपका वो है असाइनमेंट, स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या, असाइनमेंट एक्सप्रेशन। अब देखो असाइनमेंट एक्सप्रेशन होता है ना, इसका यूज हम 3 तरीकों से करते हैं। देयर आर 3 टाइप असाइनमेंट एक्सप्रेशन। पहला है चैंड असाइनमेंट। चैंड असाइनमेंट, चैंड असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, चैन नहीं होती क्या, चैन सिस्टम, इसके आगे यानी कि जो से चैन होती है,
चैनिंग सिस्टम होता है, उस तरह का असाइनमेंट। इसका जो सिंबल होता है ये इक्वल का साइन, इस बराबर के निशान को असाइनमेंट एक्सप्रेशन बोलते हैं। चैनिंग सिस्टम, चैन, जैसे मैं ये करूं, एक चैन बनाता हूं a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे करता हूं d, तो ये चैन्ड असाइनमेंट, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहां पे प्लस कर दिया, a इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी, ये एक चैन बन गई। अगर यहां पे d की वैल्यू मैं रखता हूं 10, d की वैल्यू क्या रखता हूं 10, तो d की वैल्यू किस में ट्रांसफर होगी, c में, c में, b में, फिर अगर a की वैल्यू मैं चेक करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, 10 ही मिलेगी। एक तो ये तरीका है असाइनमेंट का, बराबर के निशान का, इसको बोलते हैं चैनिंग सिस्टम, चैन्ड असाइनमेंट। दूसरा होता है एम्बेडेड असाइनमेंट, वही तो बता रहा हूं, एम्बेडेड असाइनमेंट। अब एम्बेडेड असाइनमेंट क्या होता है, जैसे जैसे चैन असाइनमेंट होता है ना, वैसे ही ये होता है। देखिए a इक्वल बी प्लस 2 इक्वल 10, अगर यहां पर ब्रैकेट का यूज किया गया है, बीच बीच में ब्रैकेट का यूज किया जाता है, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं प्लस। अब यहां देखिए सबसे पहले जो, ऐसे करो, तो इस टाइप का जो असाइनमेंट है, जो ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, तो सबसे पहले हम वो बोर्ड मास का नियम जो रूल होता है, वो ब्रैकेट ओपन करेंगे, बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, एडिशन जो भी है। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b के अंदर 2 को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले ये नहीं कि 10 की वैल्यू ना, b को किस में ट्रांसफर करेंगे, इसके, तो यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई 2, तो फिर b की वैल्यू 2 है, फिर 2 में हम 10 को प्लस करेंगे, और 10 जो भी रिजल्ट आएगा वो a के इक्वल हो जाएगा 12। ये होता है एम्बेडेड। बीच में कोई ब्रैकेट कहा जाता है तो ब्रैकेट का यूज करते, वो एम्बेडेड होता है। EMBADED क्या लिख रहे आपको बताओ, ए से स्टार्ट कर लो, एम्बेडेड। अब वो गूगल नहीं बताता हो कई बार के वर्ड है, अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं इनका यूज कर पा रहे होंगे। EAMADED, हाँ, AMB आएगा यहाँ पे, BAMBADED, एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड। अब आएगा कंपाउंड असाइनमेंट, COMPOUND, कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट होता है, इसको हम शॉर्टकट भी बोलते हैं। जब हम, आपके पास कोई लॉन्ग इक्वेशन है, उसको शॉर्ट बनाना, जैसे मैं यहां लिखता हूं a इक्वल a+1, a इक्वल a+1, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि पहले a की जो भी वैल्यू होगी, a की जो भी वैल्यू, जैसे मान लेते हैं यहां पर a की वैल्यू है 5, a की वैल्यू क्या 5, तो यहां पर a में हम क्या स्टोर करेंगे 5, और 5 में हम क्या प्लस करते हैं 1, और आफ्टर देन क्या हो जाएगा 6। अब a की वैल्यू क्या थी 5 थी, अब a की वैल्यू के अंदर ही हमने क्या कर दिया 1 और प्लस कर दिया, तो a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इसको कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो नॉर्मल है, कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका जो शॉर्टकट होता है, इन दोनों a का एक ही a यूज करना है, तो यहां पे लिखेंगे a, ठीक है, और फिर पहले इक्वल का साइन लगा के प्लस इक्वल 1, यानी कि a के अंदर क्या कर रहे हैं, यानी इस a के इक्वल क्या हो रहा है, इस a को इसके अंदर भेज रहे हैं। जैसे ऐसे तो लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं a बराबर 5, यानी 5 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, तो ऐसे ही a की वैल्यू क्या है, एक किसकी वैल्यू है, a की है ना। बट इसके अंदर जाने से पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको प्लस,
यानी इसकी जो पहले से वैल्यू उसमें जुड़ जाएगा एक। जैसे ए की कोई भी वैल्यू हो, जैसे ए की वैल्यू मान ली 5 है, तो 5 में क्या जुड़ जाएगा? 6। तो ए का नया मान क्या हो जाएगा? नई वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका। इसको देखो लिखने का, याद रखने का तरीका है, जैसे ये दोनों ए हैं तो उन दोनों में से एक लिख लो, फिर बाद में जो प्लस है उसको पहले लिखो और इक्वल के साइन को बाद में लिखो और 1 का 1 लिख दो। ठीक है, तो ये है कंपाउंड असाइनमेंट। इसके बाद में आता है ऑपरेटर प्रीसीडेंस। ऑपरेटर प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस, PRE आएगा ना, प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस, ऑपरेटर प्रीसीडेंस मींस क्या होता है? प्रीसीडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, कि पहले कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाएगा। जैसे कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है, 2 और मोर एक्सप्रेशन है, और उसमें जो आपके जो ऑपरेटर होते हैं और सेम ऑपरेटर हैं, तो उनको सबसे पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी बात करते हैं यहां पर a प्लस बी वैल्यू लेते हैं, 5 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइड 3 माइनस 1। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, 5 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइड 3 माइनस 1। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 21 आएगा। चलो, और भी कोई निकाल सकता है इसका एक? हाँ, हो गया। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, उनका यूज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भी आपने लग गए, यहां से लग गए, स्टार्टिंग से लग गए, बीच में से ना। तो यहां पर आता है सबसे पहले बोर्डमास का नियम, BO, ब्रैकेट ओपन। पहले इसमें देखो कहीं ब्रैकेट तो है क्या? नहीं है ना। अगर है तो उसको ओपन करो उस ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेटर का। फिर आता है डिवीजन, भाग दो सबसे पहले। तो इसको 12 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? 4। तो 5 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1। फिर आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आएगा एडिशन। ठीक है, फिर आएगा सब्सट्रैक्शन। 8 5 13, ये आएगा 12। इसका सही आंसर ये था 12, और आपने क्या बताया? 21। ठीक है, और भी कोई बताता तो इसको अलग ही आता, हजारों में भी आ सकता था इसका। ठीक है, तो अब यहां पर जो ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसे ही मैथमेटिक्स की कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। अब बताना क्या चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि ये प्रीसिडेंस क्या होती है, ऑपरेटर प्रीसिडेंस। यानी कि आप एक सिंगल इक्वेशन में मोर देन ऑपरेटर्स होते हैं, यहां पे प्लस ऑपरेटर है, इनटू है, खूब सारे ऑपरेटर हैं इसमें। तो इन ऑपरेटर में सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये रूल पहले से फिक्स होता है। ठीक है, ये रूल फिक्स कर देते हैं कि सबसे पहले ये होगा, इसके बाद में इसकी प्रायोरिटी है, इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा। तो ऐसे आपके C++ में भी खूब सारे ऑपरेटर हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशनल ऑपरेटर होगा, कंडीशनल होगा, एक ही इक्वेशन में खूब सारे ऑपरेटर हैं। तो किसको करोगे आप? फंक्शन को कॉल करोगे, एरे को एग्जीक्यूट करोगे, किसको करोगे? तो उसकी एक आपको यहाँ पे बुक के अंदर टेबल दी हुई है, और आपको ये लिखना है कि मोर देन इन सिंगल ऑपरेटर होते हैं, वहां पर आपको एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू हिज रूल्स, उनके रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो ये हम क्या करते हैं, उनकी
तो यहां पर क्या होता है कि जो हाई प्रायोरिटी के, अब जिनकी जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे ना, उनको हम हाई प्रायोरिटी में रखते हैं, और जो बाद में एग्जीक्यूट होंगे उनको हम लो प्रायोरिटी में रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनकी जो प्रायोरिटी है, उन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसके बाद में आता है ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? यानी कि मान लीजिए एक ही एक्सप्रेशन में और दो ऑपरेटर और एक ही जैसे हैं, एक ही क्वेश्चन में सेम ऑपरेटर है और एक सेम ऑपरेटर है, अब उनमें से कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट करें? ठीक है, तो अब वो किस ऑर्डर में आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं, किस ऑर्डर में आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं, उस ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी। जैसे कि मैं यहां पे प्लस कर देता हूं, अब यहां पे प्लस ये भी है, अब प्लस ये भी है। अब देखो प्लस प्लस अगर यहां पे इसको पहले कर लो चाहे इसको पहले कर लो, रिजल्ट दोनों का सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके भी देख सकते हो चाहे। तो सबसे पहले जो मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो क्या आएगा? 14 ही आना है। ये भी सारे प्लस प्लस हो जाएंगे ना, तो क्या आएगा? 14। और इसको भी पहले करके देखेंगे ना, अभी देखो इन सब का, अब देखो लास्ट में दोनों तरफ प्लस प्लस आ गए, तो इस प्लस को पहले कर लो, 8 और 1 9 होता है, और 8 और 5 13 और 1 14, 8 और 5 9 और 5 14, तो दोनों का रिजल्ट तो सेम आएगा ना, तो इसको पहले कर लो चाहे इसको पहले कर लो, दोनों एक सेम होंगे तो दोनों के रिजल्ट सेम आना है। बट यहां पर ये देखना है कि कहां से पहले इसको प्लस कर रहे हो या फिर इन दोनों को प्लस कर रहे हो। तो ये जो ऑर्डर होता है ना, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है इतना। ठीक है, नहीं कंट्रोल स्ट्रक्चर चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो बढ़िया ही है ना। हाँ 3 है, 3 का, हाँ हाँ एक तो कर लो फिर आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूपिंग, ये जो है वो सारा है इसके अंदर, मैं बता दूंगा, और भी करवा देंगे, चिंता मत करो, जो नहीं है वो बता दे देना कि ये चीज नहीं करवाई है। अब वो एक साथ में याद नहीं रहता ना क्या क्या करवाना। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस में क्या होता है, आपके पास कुछ भी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो एक सीक्वेंस में होते हैं, सारे एक लाइन में होते हैं, और उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है, तो ये सीक्वेंस। दूसरा होता है सिलेक्शंस, तो आपको सेलेक्ट करने होते हैं, खूब सारे ऑप्शन में कोई भी एक सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर की। सीक्वेंस स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? सीक्वेंस स्ट्रक्चर में हम कोई जैसे कि एक एग्जांपल बनाते हैं स्विच केस डिफॉल्ट का। स्विच केस डिफॉल्ट का एग्जांपल संडे मंडे वाला किया हुआ है क्या आपका? नहीं किया हुआ, वो करवा देते हैं। मान लीजिए आपके पास खूब सारे ऑप्शंस हैं, स्विच स्विच और यहां पर हम रख देते हैं कोई भी डे, एक वेरिएबल की वैल्यू। इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं? सी इन डे, यानी इस डे की कोई भी वैल्यू दो आप, डे की कोई भी वैल्यू देते हैं। जैसे डे की वैल्यू दे दी मैंने 1, इसको बंद कर दे एक बार, क्वेश्चन बोल दे कि बाद में करना है, अभी रुको। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? डे की वैल्यू को इनपुट करना है। अब डे की वैल्यू आपने इन की, मान लीजिए क्या इन की? 1, ठीक है, वो कहां चला जाएगा? इसके पास। और ये स्विच क्या करेगा? इसके पास खूब सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे केस नंबर 1, यहां लिखता हूं CA, केस नंबर 1, और इस केस नंबर 1 को ऐसे लिखेंगे यहां पे सी आउट
संडे, ठीक है, और यहां लगा देंगे ब्रेक। फिर दूसरा केस होगा केस नंबर 2, और यहां पे सी आउट करेंगे मंडे, और यहां पे लगा देंगे ब्रेक। फिर तीसरा केस होगा केस नंबर 3, सी आउट ट्यूसडे, ठीक है, और ब्रेक। और ऐसे चलते जाएंगे, कितने भी केस कर सकते हैं आप, 1000, 2000, 10, 15, 10, 5 है। मैंने यहाँ पे 3 ही लिए, DAU डिफॉल्ट, रॉन्ग, सी आउट। नंबर इनपुट, ठीक है। अब देखो इसको समझिए, आपके पास सीक्वेंस एक ही लाइन में खूब सारे ऑप्शंस हैं। आपने यहां पे डे की वैल्यू दी 2, तो 2 कहां चला जाएगा यहां पर, और ये क्या करेगा, स्विच करेगा। स्विच क्या करेगा, 2 नंबर केस पे इसको भेज देगा, और आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, मंडे, और ब्रेक लग जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डे की वैल्यू आप कीबोर्ड से 3 देते हो, तो आपकी स्क्रीन पे ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक लग जाएगा। अगर आपके कीबोर्ड से आप यहाँ पे इनपुट देते हो 5, तो जैसे आप 5 एंटर करोगे तो इसको कहीं मिला ही नहीं 5, तो ये डिफॉल्ट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, डिफॉल्ट में। और फिर ये कहेगा सी आउट में रॉन्ग नंबर इनपुट, आपने गलत नंबर डाले हैं। तो यहां पे और भी लिख सकते हो, एक मैसेज प्रिंट करा सकते हो, प्लीज इनपुट 1 to 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे उसको बता भी सकते हो कि आप गलत नंबर एंटर कर रहे हो, आपको ये करना है, ऐसे मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये था आपका सीक्वेंस। एक ही सीक्वेंस में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जो उनको हम ये स्विच, कैश, डिफॉल्ट, ये 3 कीवर्ड होते हैं आपके C++ में, इनका यूज कर सकते हैं। स्विच, कैश और डिफॉल्ट तीनों एक साथ यूज किए जाते हैं। तो ये था आपका सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है सारे। जैसे इफ एल्स है, इफ ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए लेस देन बी। अब देखो इफ ए लेस देन बी, यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है, ये बात सही हो सकती है या फिर बात गलत हो सकती है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है, फॉल्स होगी तो क्या करना है। तो यहां पे आप कोई भी, जैसे अगर ट्रू होती है तो प्रिंट करवाना है, मान लीजिए प्रिंट ए। अगर ये देखिए इसके जो स्कोप के अंदर, इसका स्कोप इफ के बाद में जस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे आपने इफ का स्कोप स्टार्ट किया, इफ ए ग्रेट ई लेस देन बी, ए लेस देन बी, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम हो जाएगा। अगर फॉल्स हो तो एल्स लिख देंगे, एल्स प्रिंट बी, कि भाई अगर गलत है बात है तो प्रिंट बी होना चाहिए। तो यहां पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में पहले क्या पढ़ा हमने, इफ एल्स। अब एक होता है नेस्टेड इफ एल्स, एक इफ के अंदर दूसरा इफ नेस्टेड इफ एल्स होता है। हाँ इंपॉर्टेंट है, लिखवा देंगे, ये मैं जो बोलते जा रहा हूं नोट करते जाऊं, ठीक है। पहला क्या आपका नेस्टेड इफ हो गया। अब रह गया आपका एक दो चीज और रह गई, वो हम आपको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।